आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप आर्टिकल 14 को समझ गए तो कॉन्स्टिट्यूशन का आधा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। आज हम आर्टिकल 14 को सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एग्जाम्पल्स के थ्रू, केस लॉज के थ्रू और रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, ताकि लॉ स्टूडेंट भी रिलेट कर पाए और जो लॉ स्टूडेंट नहीं है वो भी इजीली समझ सके। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मीनिंग एंड स्कोप, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, आर्बिट्रेरीनेस एंड आर्टिकल 14। चलिए अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो सिर्फ एक दिन में अचानक से बना दिया गया हो, बल्कि आर्टिकल 14 के पीछे है एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल फाउंडेशन। आर्टिकल 14 का कॉन्सेप्ट मेनली रूल ऑफ लॉ से आता है और रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंग्लैंड में डेवलप हुआ था। इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मली एक्सप्लेन किया था A.V. डाइसी ने। डाइसी के अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि लॉ के ऊपर कोई भी नहीं होता, चाहे वो किंग हो या फिर कोई कॉमन मैन। सब लोग लॉ के सामने बराबर होते हैं और सभी लोग ऑर्डिनरी कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। यहीं से अब एक आइडिया डेवलप हुआ जिसे हम कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब लॉ के सामने सब लोग बराबर होंगे और किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। आर्टिकल 14 का अब एक हिस्सा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी आता है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट में एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसे कहा गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्टेट किसी भी पर्सन को लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन देने से मना नहीं कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दोनों कॉन्सेप्ट को अब उठा लिया क्योंकि इन्हें दोनों पसंद आ गए। इसलिए इक्वालिटी, इंग्लैंड का इक्वालिटी बिफोर लॉ और अमेरिका का इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और दोनों का कंबाइन करके बना हमारा आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 क्लियरली कहता है कि स्टेट किसी भी पर्सन को लॉ के सामने इक्वालिटी से या लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन से डिनाई नहीं करेगा। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आर्टिकल 14 सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है। आर्टिकल 14 के लिए यूज हुआ है एनी पर्सन, मतलब चाहे वो सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो या फिर कंपनी ही क्यों ना हो, आर्टिकल 14 सबके ऊपर लगेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि इक्वल राइट्स मिलना सबको, चाहे उसका कोई भी स्टेटस हो या कोई भी पोजीशन हो, लॉ के लिए सब पर्सन इक्वली हैं। यानी कि किसी भी पर्सन को लॉ से ऊपर नहीं रखा जा सकता। अब चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, कोई आईएएस ऑफिसर हो या फिर एक आम आदमी हो, क्रिमिनल लॉ सब पर बराबर लागू होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि स्टेट को मना किया गया है कि वो किसी भी तरह का आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन ना करे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक इम्पोर्टेंट केस देखते हैं, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। इस केस में स्टेट ने कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए स्पेशल कोर्ट्स बना दिए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बिना प्रॉपर क्लासिफिकेशन के सिर्फ कुछ लोगों के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और कोर्ट ने क्लियरली कहा कि आर्बिट्रेरीनेस इक्वालिटी के अगेंस्ट होता है। पर आर्टिकल 14 का ना एक एक्सेप्शन भी है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को लिमिटेड इम्यूनिटी देता है, जैसे कि प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, ताकि वो अपना काम फ्रीली और इफेक्टिवली कर सके। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 के दूसरे पार्ट की, जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब होता है
कि जो लोग सेम सिचुएशन में हैं उनके साथ सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए और जो लोग डिफरेंट सिचुएशन में हैं उनके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट अलाउड है। इसलिए आर्टिकल 14 इक्वालिटी का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं मानता बल्कि फेयरनेस को मानता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टेट को ना एक्टिवली इंश्योर करना होता है कि लॉ का एप्लीकेशन फेयर हो। अब इसको हम समझते हैं एक केस लॉ के साथ, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर क्लासिफिकेशन रीजनेबल है और ऑब्जेक्टिव से लॉजिकली कनेक्टेड है तो वो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 14 के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर जिसे कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि सब लोगों के साथ सेम ट्रीटमेंट हो, बल्कि इक्वालिटी का मतलब होता है कि सब लोगों के साथ रीजनेबल और फेयर ट्रीटमेंट हो। अब रीजनेबल और फेयर ट्रीटमेंट है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी क्लासिफिकेशन तभी वैलिड होगी जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर सके। पहली कंडीशन ये है कि क्लासिफिकेशन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर बेस्ड हो, मतलब ग्रुप क्लियर और लॉजिकल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि उस क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव से रैशनल नेक्सस होना चाहिए। चलो अब हम करते हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लो, रामकृष्णा दलाइमा वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 का कंप्लीट फ्रेमवर्क एक्सप्लेन किया था और रीजनेबल क्लासिफिकेशन का टेस्ट भी दिया। EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट ने ना एक हिस्टोरिक स्टेटमेंट दिया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वालिटी आर्बिट्रेरीनेस की दुश्मन है। अगर स्टेट का एक्शन आर्बिट्रेरी है तो वो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 14 का वॉयलेशन होगा। आर्टिकल 14 हमें ये सिखाता है कि इक्वालिटी का मतलब ना फेवर नहीं होता, इक्वालिटी का मतलब फेयरनेस होता है। आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन है, क्योंकि अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो जस्टिस पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 14 सिर्फ एक राइट नहीं है बल्कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।